नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित और सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज खबरों के मेन्यू में क्या क्या खास है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार के लाठी तंत्र की, जिस पर कल रात से कोहराम मचा हुआ है। बिहार ही नहीं, देश भर में नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सियासत इस कदर हो रही है कि पूरी की पूरी सरकार लाठी तंत्र के शोर पर चुप है। विपक्ष हमलावर है, मानो मौका मिल गया हो। लाठी डंडे के शोर में कैसे नेता बनने की होड़ लगी हुई है, आज जनहित में जानेंगे। वहीं दिल्ली की चुनावी जंग में उपराज्यपाल वीके सक्सेना की गुगली भी चर्चाओं में है। एलजी ने सीएम आतिशी की तारीफ की, लेकिन तार केजरीवाल पर तंज के तौर पर ज्यादा जोड़े जा रहे हैं। चुनावी चैप्टर में एलजी के लेटर बम के सियासी मायने भी आपको समझाने वाले हैं। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल की घोषणाएं बंद होने का नाम नहीं ले रही। इमामों को सैलरी देने पर घिरी आम आदमी पार्टी ने आज पुजारियों और ग्रंथियों की सैलरी का ऐलान किया है। उधर बीजेपी इस घोषणा से खुद की पीठ थपथपा रही है और केजरीवाल से सवाल पूछ रही है। बात करेंगे नए साल पर जारी फतवे की भी। कुछ घंटों के बाद नए साल की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन जश्न के इस माहौल में मौलाना खुश नजर नहीं आ रहे। अपनी इस नाराजगी को फतवों की शक्ल में वो जारी कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को नए साल के जश्न से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं। वहीं स्पेशल स्टोरी में बात मेलबर्न टेस्ट की करेंगे, जहां पर आज टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजी के मोर्चे पर फेल, रोहित कप्तानी में भी बोझिल साबित हो रहे हैं। बीजीटी सीरीज के बाद रोहित की कप्तानी बचेगी या फिर नहीं, ये भी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए जनहित की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पटना। पटना में कल रात जो लाठियां चली, उसकी गूंज आज भी सुनाई दे रही है। सरकार सवालों के घेरे में है। पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार चुप हैं, डिप्टी सीएम चुप हैं, शिक्षा मंत्री भी नहीं बोल रहे। सवाल यह है कि ये चुप्पी क्यों है। वैसे आज मुख्य सचिव ने छात्रों के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत की है। इस बात का भरोसा दिया गया है, जिसके बाद छात्रों ने 2 दिनों तक सब्र रखने का फैसला लिया। बिहार की सियासत में लाठी तंत्र का जोर और शोर आज जनहित की कवर स्टोरी है। तस्वीर नंबर 1, छात्रों पर पानी की बौछार। तस्वीर नंबर 2, छात्रों पर लाठीचार्ज। तस्वीर नंबर 3, सड़क पर कराहते अभ्यर्थी। तस्वीर नंबर 4, अस्पताल में भर्ती छात्र। ये चारों तस्वीरें रविवार रात की हैं। पटना की सड़कों पर छात्रों के साथ जो जोर जुल्म हुआ, उसकी चर्चा पूरे देश में है। कड़ाके की ठंड में छात्रों पर ठंडे पानी की बौछार और उसके बाद लाठीचार्ज करके बिहार की सरकार ने बैठे बिठाए सियासी मुसीबत मोल ले ली है। छात्रों पर ये महज पानी की बौछार नहीं, अब पानी की शक्ल में उन सवालों की बौछार भी है जो नीतीश कुमार से पूछे जा रहे हैं। का रद्द होना चाहिए, ये छोटी सी मांग है अभ्यर्थियों की। कहाँ है मुख्यमंत्री गए? आज लोगों के आंखों में आंसू है, देह पे टाके लगे हुए हैं, सर फटा हुआ है, सुई खा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है, एफआईआर मुकदमा झेल रहे हैं। ये बड़ी साजिश है। सवाल ये है कि इसकी नौबत क्यों आई। बिहार में आई इस नौबत के पीछे 2 किरदार हैं। पहला किरदार बिहार की पुलिस, दूसरा किरदार बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग। इन दोनों किरदारों की पूरी कहानी और कुंडली जानेंगे। पहले छात्रों के इस आंदोलन के बारे में आपको बताते हैं। 13 दिसंबर को पटना समेत पूरे बिहार में बीपीएससी 17वीं पीटी की परीक्षा हुई। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा में अनियमितता हुई। उस दिन पटना के जिस सेंटर पर देरी से प्रश्न पत्र बटे, वहां दोबारा परीक्षा होनी है, लेकिन आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि पूरी परीक्षा रद्द कर दी जाए, क्योंकि जहां दोबारा परीक्षा होगी, अगर वहां प्रश्न पत्र हल्का आया तो बाकी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। इसी मांग के साथ 13 दिसंबर से ही अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 25 तारीख को भी पटना पुलिस ने बिना कारण बर्बर तरीके से पिटाई कर दी थी। रविवार को फिर से छात्र सीएम हाउस की ओर मार्च कर रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पहले पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, फिर पानी की बौछार की और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया।
इस कांड को लेकर पुलिस प्रशासन सरकार की हर तरफ किरकिरी हो रही है। सुशासन के दावे करने वाली सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन लाठीचार्ज और पानी की इन बौछारों को सही ठहराने के लिए पुलिस ने क्या तर्क दिया, वो भी जानिए। आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई, फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। लाठीचार्ज और पानी की बौछार वाली घटना के वायरल होने के बाद अब जाकर बिहार की सरकार जागी है। पटना में मुख्य सचिव ने छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। छात्रों ने मांग रखी है परीक्षा में हुई गड़बड़ी की उच्च स्तरीय जांच की जाए, परीक्षा रद्द करके पूरी परीक्षा दोबारा हो, लाठीचार्ज में शामिल पुलिस वालों पर कार्रवाई हो, जो मुकदमे दर्ज हुए हैं सरकार उसे वापस ले, जिस छात्र ने आत्महत्या की है उसके परिवार को सरकार मुआवजा दे। इन मांगों के साथ छात्रों को विश्वास में लेकर जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने मीडिया से बात की और पूरी जानकारी देश के सामने रखी। अभी हम साथियों ने मिलने के बाद ये जो लोग लौट कर आए हैं तय किया है कि 48 घंटे का समय, 2 दिन का समय हम लोग को सरकार को देना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री मिलने के लिए बुलाएंगे तो सारे ये छात्रगण जो आज मुख्य सचिव से मिले हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने भी जाएंगे। लेकिन अगर 48 घंटे में उन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो छात्र जो भी निर्णय लेंगे आंदोलन करने का, ये निर्णय इनका मान्य होगा। छात्र सीएम से मिलना चाहते हैं। सरकार को प्रतिनिधि मंडल ने 2 दिनों का वक्त दिया है, तब तक धरना जारी रहेगा। सरकार के रुख को देखने के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। उधर सवालों के घेरे में जो बीपीएससी है, उसने एबीपी न्यूज से बातचीत में परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आज फिर अपना कड़ा रुख दिखाया है। बीपीएससी के स्तर पर पूरे परीक्षा को रद्द करके पुनः परीक्षा लेने का कोई योजना नहीं है, कहीं कोई योजना नहीं है, बिल्कुल नहीं। अगर अनियमितता हुई है और इस तरह का शिकायत तो डीएम जरूर प्रतिवेदन कर दे कि यहाँ पर अनियमितता हुई है, एग्जामिनेशन कैंसिल कर दी जाए। ऐसी तो कोई रिपोर्ट है नहीं, तो अपने मन से एक कदम आगे बढ़ के वो कैसे निर्णय ले सकता है कि वहाँ पर अनियमितता हुई है। अनियमितता को कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए ना। कोई भी व्यक्ति आरोप लगा दे फलाने जिले में बहुत अनियमितता हुआ है, लेकिन वहाँ जो सिस्टम काम कर रहा है उसने तो कोई रिपोर्ट किया नहीं है। तो आयोग अपने तरह से हर जिलों की जाँच क्यों करने जाएगा। अब गेंद सरकार के पाले में है, क्या फैसला सरकार लेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये तो तय है कि लाठी कांड ने बिहार की शांत सियासत में तूफान ला दिया है। सबकी अपनी अपनी सियासत, लेकिन बिहार की राजनीति जाति के नाम पर होती है। लेकिन जब लाठियां बरसती हैं तो न जाति देखती है, न धर्म, न अमीरी, न गरीबी। पुलिस की लाठियां चलती हैं तो हर कोई उसकी जद में आता है। लाठी कांड का सियासी कनेक्शन आगे आपको बताने वाले हैं। उसके पहले बिहार का सियासी गणित समझाते हैं जो काफी उलझा हुआ है। बिहार में एनडीए की सरकार है जिसमें 5 पार्टियां शामिल हैं, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा। ये इस वक्त मौजूदा एनडीए का स्वरूप है। इसके अलावा विपक्ष में एक मुख्य महागठबंधन है जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां हैं और वीआईपी। इन दोनों से अलग इस बार के चुनाव में एक तीसरी धारा भी बिहार में बहने लगी है और वो धारा है प्रशांत किशोर की। जन स्वराज बनाकर प्रशांत किशोर बिहार की सियासत में उतर चुके हैं। पीके किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसका फायदा करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इस आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका हो गई है। वो छात्रों को लीड भी कर रहे हैं, उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। इसीलिए बिहार की राजनीति में इस आंदोलन की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है। पटना के लाठीकांड को लेकर विपक्ष नीतीश सरकार पर निशाना साध रहा है, लेकिन विपक्ष के टारगेट पर सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है। नए नए नेता बने प्रशांत किशोर भी विरोधियों के निशाने पर हैं। सवाल यह है कि पीके पर निशाना क्यों साधा जा रहा है। असल में ये छात्रों का आंदोलन युवाओं को अपने पाले में करने का सियासी हथियार बन गया है। कल जब से लाठीचार्ज की घटना हुई तब से विपक्ष का हर दल खुद को छात्रों का हिमायती बताने में जुटा हुआ है। आरा, बक्सर, सुपौल, दरभंगा, तस्वीरें बिहार के अलग अलग इलाकों की हैं। छात्रों पर हुए लाठीचार्ज और पानी की बौछार के विरोध में लेफ्ट गठबंधन ने चक्का जाम का ऐलान किया था। कहीं लोग सड़कों पर उतरे, प्रदर्शन किया, तो कहीं रेल के इंजन पर चढ़कर ट्रेन को रोकने की कोशिश की। छात्रों का ये आंदोलन बिहार की सियासी सीमा को लांघ चुका है। दिल्ली में भी बिहारी छात्रों के समर्थन में प्रदर्शन किया गया। जेडीयू मुख्यालय के बाहर जेएनयू छात्र संघ के छात्रों ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की है।
नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, टमाटर का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन न सिर्फ नीतीश बल्कि उनकी सरकार, उनके मंत्री रविवार की घटना पर मौन हैं और सरकार का यही मौन विपक्ष को हमले का मौका दे रहा है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता इमरजेंसी के हालात से घटना की तुलना कर रहे हैं। कल की जो छवियां हमने देखी हैं, इमरजेंसी में बहुत सारे आंदोलन हुए थे, शायद इस तरह की बर्बरता हमने ना देखी। आप उनके साथ बैठकर उनकी सुन लें, इसमें क्या आपका चला जाएगा, लेकिन नहीं, उनके साथ बर्बरता पूर्वक आपकी जो कार्रवाई आपने की है, यह दिखाता है कि आप कैसे लोकतंत्र के खिलाफ आपकी मानसिकता है। एक तरफ विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार की सरकार है, तो दूसरी ओर विपक्ष जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को भी टारगेट कर रहा है। कल लाठीचार्ज से पहले छात्रों के जुलूस को प्रशांत किशोर ही लीड कर रहे थे। गांधी मैदान से उन्हीं की अगुवाई में सैकड़ों छात्र सड़क पर उतरे थे। हाथ में मोबाइल की लाइट जलाकर छात्र प्रदर्शन के लिए आगे बढ़ रहे थे। लाठीचार्ज से पहले प्रशांत किशोर वहां से निकल गए, जिसको लेकर कल रात ही उन पर सवाल उठ रहे थे। प्रशांत किशोर के विरोधियों ने इसे मुद्दा बना रखा था। पीके का नाम लेकर निशाना साधा जा रहा था। जो हड़ताल हो रही थी उससे बीपीएससी भी कांप रहा था और सरकार भी हिली हुई थी, लेकिन सरकार ने नया फॉर्मूला निकाला कि सरकार की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, उन लोगों को आगे खड़ा किया गया और गांधी मैदान आंदोलन को ले जाना पड़ा। और जब पिटाई हो रही थी तो कुछ लोग कह रहे थे कि हम सबसे आगे खड़े रहेंगे, सबसे पहले वही भाग खड़े हुए। मैं चैलेंज करता हूं ठग किशोर को और धन स्वराज पार्टी को। एसडीओ के गाड़ी से चुपचाप ये निकल के भाग गया। इसने मेरे बच्चों पर केस करवाए, लाठी खिलवाए। इसको नहीं पता है कि बांग्लादेश की सरकार का हश्र छात्रों ने क्या किया। वहीं जिस जेडीयू की सरकार सवालों के घेरे में है, उसके नेता भी प्रशांत किशोर पर निशाना साध रहे हैं। कल प्रशांत किशोर लाठीचार्ज से पहले क्यों चले गए, बेहतर उन्हीं को पता होगा। लेकिन आज एक बार फिर वो छात्रों के बीच दिखे। सवाल ये कि सब के सब प्रशांत किशोर को ही निशाना क्यों बना रहे हैं। मेरा यह कथन की पुष्टि हुई, मैं बार बार कहता था कि राजनीति में प्रशांत अभी किशोर है, शारीरिक रूप से फरार हो गए। तो उन बच्चों का जिन लोगों की समस्या के निराकरण का इन्होंने दावा किया था, संघर्ष में हम साथी बनने का दावा किया था, तो उनका तो श्राप लगेगा ही। इसलिए राजनीति का तंबू नहीं, इनका दिमाग का भी जो टावर है वो उड़ गया है। विपक्षी दल अपने वोटरों को संदेश दे रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रशांत किशोर की बढ़ती ताकत बिहार के मौजूदा सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए बड़ी चुनौती है। युवा वर्ग किसी भी समाज का मजबूत हिस्सेदार होता है। यही वजह है कि सबके टारगेट पर प्रशांत किशोर हैं, जो एक बड़ी ताकत बनकर बिहार में जगह बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2025 के अंत में बिहार में चुनाव होने हैं। लड़ाई वोटों की है। हर कोई अपना अपना वोट बैंक दुरुस्त करना चाहता है। प्रशांत किशोर जिस वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं, उससे नुकसान महागठबंधन को ज्यादा होता दिख रहा है। उपचुनाव में इसका पैटर्न भी दिख चुका है। यही वजह है कि विपक्ष के कई नेता प्रशांत किशोर पर कल के कांड का ठीकरा फोड़कर उन्हें बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। चले बिहार से निकलते हुए लेकर आते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं चुनाव में। दिल्ली में चुनावी जंग हर बीतते दिन के साथ रोचक होती जा रही है। चुनावी लड़ाई भले ही आप, बीजेपी और कांग्रेस की हो, लेकिन उपराज्यपाल के बयान भी इस जंग को जोरदार बनाने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में एलजी ने मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ कर दी और केजरीवाल पर निशाना साधा। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री की अदावत भले ही सुर्खियां बटोरती रही, लेकिन कुर्सी से अरविंद केजरीवाल के हटते ही समीकरण बदलने लगे हैं। और इसी फहरिस्त में उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नए साल की बधाई देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी की तारीफ करते हुए दूसरी किस्त पोस्ट कर दी। उन्होंने लिखा, मैंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में पहली बार मुख्यमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति को सीएम का काम करते देखा। जहां आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री के पास सरकार का एक भी विभाग नहीं था और न ही वो फाइलों पर हस्ताक्षर किया करते थे। वहीं आपने अनेक विभागों का दायित्व लेते हुए प्रशासन के विभिन्न मुद्दों पर काम करने का प्रयास किया। 2 पन्नों और 10 बिंदुओं की इस चिट्ठी में एलजी की कलम यही नहीं रुकी। अरविंद केजरीवाल की
सीएम आतिशी पर कथित टिप्पणी के संदर्भ में एलजी वीके सक्सेना ने लिखा, कुछ दिन पूर्व आपके पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा मीडिया में आपको सार्वजनिक रूप से एक अस्थायी काम चलाऊ मुख्यमंत्री घोषित किया जाना मुझे बेहद आपत्तिजनक लगा और मैं इससे आहत हुआ हूँ। आपकी जिन 2 स्कीम को मंत्रालय ने भ्रामक बताकर विज्ञापन दिया था, उसके लिए भी एलजी ने आतिशी की पीठ थपथपाई। हालांकि आतिशी अधिकारियों पर कार्रवाई की बात कह चुकी हैं। ये पहली बार नहीं है जब एलजी ने आतिशी की तारीफ की हो। इससे पहले भी वो आतिशी को बतौर सीएम अरविंद केजरीवाल से 100 गुना बेहतर बता चुके हैं। सवाल यह है कि आखिर एलजी आतिशी की तारीफ क्यों कर रहे हैं? छोटे बच्चों की पेटी पॉलिटिक्स जो है, मुझे लगता है मैंने इस तरीके का आदमी कभी नहीं देखा जो इस तरीके की हरकतें, मतलब आप सोचिए वो लेटर हेड है एलजी का, आप क्या इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंडेट अरविंद केजरीवाल जी को मिला, अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, अब आप इसके अंदर उन्होंने जो है तय किया कि चलिए इस समय तक जब तक मैं जो जीत के दोबारा नहीं आता, उन्होंने आतिशी जी को बनाया, अब उसके अंदर भी फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली में अब आने वाले कुछ दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, लेकिन चुनाव से पहले एलजी जिस तरह से आतिशी की तारीफ कर रहे हैं, वैसे वो कई सवालों को भी जन्म देता है। एलजी चिट्ठी के जरिए सीएम आतिशी की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। आतिशी ने भी चिट्ठी का जवाब दिया है, लेकिन तल्ख अंदाज में। उन्होंने लिखा है, आप गंदी राजनीति के बजाय दिल्ली की बेहतरी पर ध्यान दें। अरविंद जी ने दिल्ली की बेहतरी के लिए काम किया, मैं उनके दिखाए रास्ते पर सरकार चला रही हूं। दिल्ली की जनता ने अरविंद जी को बार बार जिताया है। मैं योजना में अड़ंगा डालने से व्यक्तिगत रूप से आहत हूं। कुल मिलाकर तारीफों पर भी राजनीति और जब आलोचना हो उस पर भी राजनीति। फिलहाल दिल्ली के दंगल में मंगल के लिए आप हर रोज चुनावी बिसात बिछा रही है। महिला सम्मान और संजीवनी योजना के रजिस्ट्रेशन के बाद अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर दिया। बीजेपी पूछ रही है कि बीते 10 साल से योजनाओं की शुरुआत क्यों नहीं की गई। वहीं इमामों ने भी केजरीवाल के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पहली बुजुर्ग पेंशन स्कीम, दूसरी महिला सम्मान योजना, तीसरी संजीवनी स्कीम, चौथी 24 घंटे साफ पानी और पांचवी पुजारी ग्रंथि योजना। चुनावी ऐलान से पहले ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने वादों का पंच लगा दिया है। आपके चुनावी पिटारे से पांचवी पर्ची पुजारी और ग्रंथियों की निकली है, जिसका श्री गणेश कल अरविंद केजरीवाल करने वाले हैं, लेकिन पूरी जानकारी उन्होंने आज साझा कर दी है। इस योजना के तहत मंदिरों में भगवान की पूजा करने वाले और गुरुद्वारे में ग्रंथियों को हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान है। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं कि लगभग 18,000 रुपये महीना इनको सम्मान राशि दी जाएगी हमारी सरकार बनने पर। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर से करेंगे, जहां वो हर बड़े मौके पर जरूर माथा टेकते हैं, चाहे चुनावी जीत हो या फिर जेल से जमानत पर बाहर आना हो। इस ऐलान के साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को निशाने पर लिया और कहा कि रजिस्ट्रेशन में व्यवधान डालने पर पाप लगेगा। बीजेपी भी पुराना हिसाब किताब लेकर पलटवार करने पहुंच गई। जब नैया डूबने लगती है तो राम नाम अपने आप जुबान पे आ जाता है। कोर्ट में उसको जवाब देना है कि भाई मैंने मौलाना, इमाम और मौलवियों को जो तनख्वाह पैसे दिए, पंडित और ग्रंथी को क्यों नहीं दिए। उससे बचने के लिए आज ये चुनावी घोषणा इन्होंने कर दी। 2013 से इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देनी शुरू की थी। अब तक 58 करोड़ 30 लाख 90 हजार रुपये दे चुके हैं। बीजेपी केजरीवाल को इमामों का हितैषी बता रही है, लेकिन बीते 5 दिनों में इमाम भी तीसरी बार केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। आज भी अरविंद केजरीवाल ने इमामों को मिलने का वक्त नहीं दिया तो जवाबी प्रदर्शन किया गया। आरोप लगाया गया कि दिल्ली सरकार ने बीते 6 महीने से सैलरी लटका रखी है। आज फिर गए थे, यह हमारा तीसरा चक्कर था। हम आज फिर गए, लेकिन आज फिर उन्होंने मिलने से साफ मना कर दिया और अरविंद केजरीवाल नहीं मिले। दिल्ली में बीजेपी की भी सरकारें रही हैं, उन तमाम सरकारों ने हमें सैलरियां दी हैं। तो जब हमारी सैलरी वो नहीं दे पा रहे हैं 18 महीने से, तो फिर सम्मान राशि देने का क्या मतलब बनता है। ये सियासी जुमला है
और इलेक्शन के बाद देख लेना, अब जुमला ही साबित होगा। केजरीवाल इमामों को वक्त नहीं दे रहे हैं, लेकिन आज मुख्यमंत्री आतिशी ने ऐलान किया कि जल्द इमामों की सैलरी की समस्या का समाधान हो जाएगा। पुजारियों के लिए घोषणा हुई है केजरीवाल के घर पे इमाम और मौलाना कई दिनों से की सैलरी उनकी रुकी हुई है 17 महीने से, उसमें क्या अपडेट है अगर आप जानकारी दें? उसको जल्द रिलीज किया जाएगा। सवाल उठ रहे हैं कि दिल्ली सरकार इमामों की सैलरी जारी करने को राजी हो गई है, तो फिर केजरीवाल इमामों से मिल क्यों नहीं रहे? क्या चुनावी व्यस्तता ज्यादा है या फिर ये कोई चुनावी रणनीति? दरअसल दिल्ली में वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड मस्जिदों के इमाम को पहले ही 18,000 महीने सैलरी दी जाती है। बीजेपी इमामों की सैलरी के मुद्दे को उठाकर तुष्टीकरण के तीर तान रही थी। माना जा रहा है कि बीजेपी इस मुद्दे को चुनाव में बड़ा बनाती, उससे पहले ही केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का ऐलान कर बड़े मुद्दे को डिरेल करने की कोशिश की है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। उसके पहले ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच वोटर लिस्ट वाला टकराव बढ़ गया है। पूर्वांचली वोटरों के नाम कटवाने के आरोपों के बाद आप सांसद संजय सिंह ने यह दावा किया है कि बीजेपी ने उनकी पत्नी का नाम भी वोटर लिस्ट से हटवा दिया। जवाब में बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल भूतों के भरोसे दिल्ली का चुनाव जीतना चाहते हैं। ये वोटर नहीं है, ये भूत है, भूत। दिल्ली में वोटर लिस्ट को लेकर छिड़ी लड़ाई के बीच एक बार फिर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा की वोटर लिस्ट दिखाते हुए दावा किया कि भूतों की मदद से केजरीवाल 11 साल से चुनाव जीत रहे हैं। ये वोटर नहीं है, ये भूत है, भूत, जो इलेक्शन वाले दिन आएंगे, वोट डालेंगे और गायब हो जाएंगे। जमीन पे नहीं है ये। और ये महाराज भूतों के दम पर चुनाव जीतना चाहते हैं। तो हम भी मंत्र शंत्र सिद्धि करके बैठे हैं इस बार। बीजेपी दावा कर रही है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले पूरी दिल्ली में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर बनवा रही है। इनमें ज्यादातर दिल्ली के बॉर्डर इलाके की विधानसभाएं हैं, जैसे नरेला, बुराड़ी, बादली, रिठाला, बवाना, मुंडका, नांगलोई, बदरपुर, ओखला और गोकुलपुरी। मकान नंबर 0, और इस 0 मकान नंबर पे 1 नहीं 2 नहीं, कितने मकान? 144 वोट बने हुए। बीजेपी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली विधानसभा में भी ऐसे ही हजारों घोस्ट वोटर हैं जो चुनाव के दिन वोट डालकर अंडरग्राउंड हो जाते हैं। दिल्ली चुनाव से पहले ऐसे हजारों भूत भगाने के लिए बीजेपी मतदाता सूची से एसडी वोटर तलाश कर उनके नाम कटवा रही है। ए यानी कि एब्सेंट वोटर जो पते पर नहीं मिलते, एस यानी कि दर्ज पते से शिफ्ट कर चुके वोटर, और डी यानी डेड वोटर जिनकी मृत्यु हो चुकी है। बीजेपी के अभियान से बौखलाई आम आदमी पार्टी इसे पूर्वांचली वोटर्स के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रही है। आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने वोटर लिस्ट शुद्धिकरण अभियान में पूर्वांचल से आने वाली उनकी पत्नी अनीता सिंह का नाम भी कटवा दिया। लेकिन बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि संजय सिंह खुद ही अपनी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से हटवाकर मामले को अलग मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर पूर्वांचलियों का अपमान नहीं होने देंगे। मेरी पत्नी जौनपुर से है, पूर्वांचल से है, और तुम चाह रहे हो उनका वोट कटवा दो। दिल्ली भर में तो कटवा रहे हो। संजय सिंह बोलता है इसी को सबक सिखाओ। उन्होंने अपनी वाइफ के वोट को कटवाने के लिए अपील डाला, उसका फॉर्म भरा और उनको साथ में बिठाकर उन्हें एक जो है पीसी कर दी। तो हम बिल्कुल भाभी जी का वोट नहीं कटवाना चाहते। अगर उनका वोट यहाँ पर बना हुआ है, अगर उनका वोट सुल्तानपुर में बना हुआ है, मगर एक व्यक्ति 2 जगह कैसे वोट डाल सकता है? इसी बीच बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय और दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दावा किया है कि संजय सिंह की पत्नी दिल्ली नहीं सुल्तानपुर में भी वोटर हैं, जिसके बाद संजय सिंह ने दोनों के खिलाफ मानहानि का नोटिस भेजने का ऐलान कर दिया है। राजनीतिक गलियारों से बाहर निकलते हैं, एक ऐसी खबर आप तक पहुंचाते हैं जो आपको चौंका सकती है। देश और दुनिया नए साल का इंतजार कर रही है। जश्न के साथ नए साल के स्वागत की तैयारी जोर शोर से चल रही है, लेकिन इसी बीच यूपी के बरेली से नए साल के सेलिब्रेशन पर फतवा जारी कर दिया गया। मौलाना की तहरीर पर मुस्लिम स्कॉलर भी अब समर्थन में आ खड़े हुए हैं। क्या नए साल के जश्न में करीब 18 करोड़ मुस्लिम नदारद रहेंगे? क्या 18 करोड़ मुसलमान भाई बहन नए साल की शुभकामनाएं और बधाई नहीं देंगे?
ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये सवाल सुलगा है यूपी के बरेली से। इनका नाम है मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी और पहचान ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। बैकग्राउंड में भले ही किताबों का अंबार लगा हो, लेकिन हाथों में फतवा है जिसमें लिखे एक एक शब्द कट्टरता के रस से भरे पड़े हैं, जिसमें मुसलमानों को नए साल के जश्न की मनाही है। नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज है। तो फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को, खासतौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं। मौलाना ने मजहबी तालीम बरेली से दी तो असर अलीगढ़ से लेकर मुंबई तक दिखाई देने लगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मुस्लिम सियासतदान मौलाना की तकरीरों के वकालत में जुट गए। इस्लाम में जो एक नया ट्रेंड चल गया है मौजूदा ज़माने में नए साल को सेलिब्रेट करने का, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। कोई किसी चीज़ का सेलिब्रेशन तो तब होता है जब वो कोई बहुत बड़ी कामयाबी हो। नया साल मनाने का मतलब है कि आप सड़क पे उतरें और ढोल बजाएं आप जाके, और वहाँ शराब पिए जाकर लड़की लड़के एक साथ नाचें वहाँ पर, तो ये चीज़ें नाजायज़ है इस्लाम में, इसलिए उन्होंने कहा इस बातों को। मौलाना के फतवे के खिलाफ हिंदू साधु संतों ने भी आपत्ति जताई। संतों ने मौलानाओं को प्रगतिशील बनने की नसीहत दी। जिसकी जो श्रद्धा है वो कर सकता है, ना तो अपना किसी से विरोध है ना उसको वहाँ है। नए साल पर फतवे का यही विवाद धर्म गुरुओं से निकलकर सरकार की चौखट तक जा पहुंचा। सरकार भी इशारे इशारे में कह रही है कि मौलाना फतवा जारी करने से बाज आए। ये देश सबका देश है, सारे देश है, और इसमें कोई भी किसी देश को, किसी भी धर्म को माने, किसी को रोक नहीं है। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है, लेकिन इस देश के प्रति वफादारी का भाव रखे, इस देश को अपना देश माने, भारत माता को भारत माता माने। फिल्मों के बैकआउट से लेकर एक मुश्त वोट करने के लिए फतवे काफी प्रचलित रहे, लेकिन इस बार फतवे ने नए साल पर एंट्री मारकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। जनहित में कुछ और महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में संग्राम छिड़ा हुआ है। इसी बीच बीजेपी सूत्रों का दावा है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वियतनाम की निजी यात्रा पर हैं। इन दावों के जरिए बीजेपी राहुल गांधी को घेर रही है, तो कांग्रेस की ओर से भी पलटवार किया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार की ये वो तस्वीरें हैं जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आखिरी बार सार्वजनिक जगह पर नजर आए। 2 दिन बाद अब बीजेपी ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि राहुल गांधी विदेश छुट्टी मनाने चले गए हैं। 7 दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा, तब देश में रहते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के इस दुखद निधन पर अपना शोक प्रकट करने के बदले, जैसे कि राहुल गांधी से अपेक्षित है, मीडिया के माध्यम से खबर यह आ रही है कि राहुल गांधी पर्यटन और पार्टी के लिए निकल चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की समाधि को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति का आरोप लगाती रही है। अब राहुल के विदेश जाने की खबर से बीजेपी लीड लेने की तैयारी में है। हालांकि कांग्रेस का पलटवार जारी है। जिसने देश के लिए बाहरी कंट्रियों के प्रेसिडेंट इसके रास्ते में खड़े रहते थे, उसको तो 2 गज जमीन नहीं दी। दिल्ली में 2 गज ही जमीन चाहिए थी ना, वो नहीं दी। संस्कार कहाँ किया? ये बीजेपी वालों के माथे पर कलंक लगेगा। उन्होंने सिखों की पगड़ी को नीचे किया है। राहुल गांधी के विदेश जाने की पुष्टि भी कांग्रेस की तरफ से इशारों में हो गई। इसी मुद्दे पर बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय को जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने लिखा, अगर श्रीमान गांधी निजी यात्रा पर है तो आपको परेशानी क्यों हो रही है? अगले साल ठीक हो जाओ। समाधि और राहुल ही नहीं, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अस्थि विसर्जन में कांग्रेस नेताओं की गैर मौजूदगी पर भी बीजेपी ने सवाल उठाए थे। हालांकि कांग्रेस ने बयान जारी कर सफाई दी है कि परिवार की निष्ठा को ध्यान में रखकर पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए।
7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और वो निजी यात्रा पर विदेश के लिए जा चुके हैं, इस तरह का दावा किया जा रहा है बीजेपी की ओर से। बीजेपी राहुल गांधी की यात्रा के जरिए कांग्रेस पर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगा रही है, लेकिन गुजरात में बीजेपी खुद पूर्व पीएम के अपमान के आरोपों में घिरी हुई है। दरअसल 26 नवंबर को मनमोहन सिंह के निधन की खबर से बेखबर अहमदाबाद में बीजेपी के नए पदाधिकारी जिम्मेदारी मिलने का जश्न मना रहे थे, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। गुजरात के अहमदाबाद में ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरकते बीजेपी नेताओं की ये तस्वीर 26 दिसंबर की है। उस दिन अहमदाबाद बीजेपी ने स्थानीय नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारियां सौंपी थी। इसी खुशी में मणिनगर विधानसभा में बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर आतिशबाजी की और जश्न मनाना शुरू कर दिया और जश्न की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। लेकिन बीजेपी के इसी जश्न पर कांग्रेस का पारा हाई है, क्योंकि 26 दिसंबर को ही पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद देश में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा कर दी गई। कांग्रेस के मुताबिक राष्ट्रीय शोक के बावजूद मणिनगर से बीजेपी विधायक अमूल भट्ट और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाकर न सिर्फ राष्ट्रीय शोक का उल्लंघन किया, बल्कि पूर्व पीएम का अपमान भी किया। लोगों के सामने ये प्रदर्शन किया कि हमारे लिए मनमोहन सिंह जी जो है उनका शोक कोई महत्व का नहीं है, हमारे लिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो महत्व की बात है। मुझे लगता है ये बहुत दुखद बात है। कांग्रेस का आरोप है कि किरकिरी होने पर बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया से जश्न की तस्वीरें डिलीट कर दी। हालांकि बीजेपी विधायक अमोल भट्ट ने तस्वीरें खिंचवाने की बात मानते हुए खेद प्रकट किया है। ये शोक की वजह से कोई भी प्रकार का सेलिब्रेशन करना ठीक नहीं है। किसी के सम्मान को या तो किसी के ठेस पहुंची है तो मैं उस कार्यकर्ता और मेरी ओर से दिलगिरी व्यक्त करता हूं। बीजेपी विधायक की सफाई के बावजूद कांग्रेस ने मांग की है कि जश्न मनाने वाले बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं पर कानूनी कार्रवाई हो, क्योंकि कार्यक्रम आयोजित करने के लिए अहमदाबाद प्रशासन से मंजूरी भी नहीं ली गई थी। आगे बढ़ते हुए एक जरूरी खबर, आप हवाई जहाज में सफर करते हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। दुनिया में एक हफ्ते के अंदर अलग अलग प्लेन हादसों में 217 लोगों की जान चली गई। इस साल 8 बड़े प्लेन हादसों में करीब 400 लोगों की मौत हुई है। इस हफ्ते के बड़े प्लेन हादसों पर हमारी ये रिपोर्ट देखिए। हादसा नंबर 1, साउथ कोरिया के मुआन में बिना पहियों के प्लेन रनवे पर रगड़ाया। चिंगारी उठती रही, प्लेन बढ़ता रहा, आगे जाकर वो एयरपोर्ट की बाउंड्री से टकराया और हो गया धमाका। प्लेन में सवार 181 में से 179 लोगों की मौत हो गई। हादसा नंबर 2, यहाँ लोगों की सांस कुछ देर के लिए मानो अटक सी गई। कनाडा के हैलिफैक्स एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त प्लेन के एक हिस्से में आग लग गई। खिड़की के बाहर से आग दिख रही थी, अंदर लोग डरे हुए थे। किस्मत अच्छी थी, यहाँ प्लेन जैसे तैसे सफल लैंडिंग कर गया। अब देखिए हादसा नंबर 3, 67 लोगों को लेकर उड़ रहा प्लेन कजाकिस्तान में क्रैश हुआ। औंधे मुंह गिरे इस प्लेन में बैठे 38 लोगों की जान चली गई। गिरने से पहले पायलट ने प्लेन को बचाने की खूब कोशिश की, लेकिन वो उसे क्रैश होने से नहीं बचा पाया। इस साल 8 बड़े प्लेन हादसे हुए, उसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। कुछ हादसे खराब मौसम की वजह से हुए, कुछ पक्षी टकराने से। कहीं तकनीकी खराबी समस्या थी तो कहीं जंग के क्षेत्र में गलती से उन पर अटैक हो गया। कहा जा रहा है कजाकिस्तान में 38 लोगों की जिंदगी जंग की भेंट चढ़ गई। अजरबैजान ने आरोप लगाया है कि 3 दिन पहले उनके देश का जो प्लेन कजाकिस्तान में क्रैश हुआ था वो किसी तकनीकी खराबी से नहीं, बल्कि रूस के हमले की वजह से नीचे गिरा था। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें अजरबैजान के प्लेन पर हमले के निशान का दावा किया जा रहा है। दावा है कि 3 दिन पहले कजाकिस्तान में हुआ प्लेन हादसा जंग की वजह से हुआ। उस विमान का जंग से कोई लेना देना नहीं था।
लेकिन जिस वक्त वो रूस पहुंचा उस वक्त वहां यूक्रेन के ड्रोन से लड़ाई चल रही थी। दावा है कि रूस की सेना ने विमान को यूक्रेन का ड्रोन समझकर गलती से उसके ऊपर हमला कर दिया। इन दावों को हवा दी है विमान के इस वीडियो ने। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में विमान पर हमले के निशान साफ दिख रहे हैं। कहा जा रहा है कि विमान की बॉडी में इतने छेद रूस के हमले से हुए। खबरें हैं कि विमान रूस के ग्रोंजी पहुंच चुका था, वो लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी वहां जंग के दौरान विमान पर भी हमले हुए। बचाते बचाते पायलट ने विमान को कजाकिस्तान की ओर मोड़ दिया। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि इमरजेंसी लैंडिंग तक वो विमान नहीं बचा सका। रूस ने अभी तक हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन अजरबैजान के राष्ट्रपति ने रूस को ही विमान हादसे का जिम्मेदार बताया है। हम पूरी स्पष्टता के साथ कह सकते हैं कि उस प्लेन को रूस नहीं गिराया है। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ये जानबूझकर किया है, लेकिन किया जरूर है। इससे पहले पुतिन ने अजरबैजान से माफी मांगी थी, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उनका प्लेन रूस हवाई क्षेत्र में गिरा था। पुतिन ने यह नहीं माना कि उस प्लेन को उन्हीं की सेना ने मार गिराया था। अब अजरबैजान रूस से कह रहा है कि वो मरने वालों के परिवार को मुआवजा दे और अपनी गलती माने। रूस पर आरोप है कि उसने बात को छिपाने के लिए कई तरह की थ्योरीज सामने लाई। शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा गया कि पक्षी के टकराने से प्लेन का बैलेंस बिगड़ा और वो क्रैश हो गया। अब वो सारे दावे गलत साबित हो रहे हैं। भले ही अजरबैजान में पक्षी के टकराने वाली कहानी झूठी हो, लेकिन साउथ कोरिया में तो 179 लोगों की जान एक पक्षी ने ही ले ली थी। शुरुआती जांच में इस तरह की बातें कही जा रही हैं। वहां की मीडिया ने बाकायदा पक्षी के टकराने का वीडियो भी जारी किया। जरा सोचिए, एक पक्षी के टकराने से इतना बड़ा हादसा हो गया कि 179 लोगों की जान चली गई। आसमान में उड़ने वाले पक्षी दुनिया के किसी भी कोने में विमानों के लिए घातक साबित होते हैं। क्या पक्षी किसी प्लेन पर इतना प्रभाव डाल सकता है कि वो क्रैश हो जाए? जवाब है हाँ। साउथ कोरिया में यही हुआ। भारत में भी पक्षियों से कई बार प्लेन की टक्कर हुई है। राज्यसभा में सरकार ने बताया था 2023 में 1143 बार ऐसी टक्कर हुई। 2022 में भी आंकड़े 1000 से ज्यादा के थे। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का डाटा बताता है कि पक्षियों से प्लेन की टक्कर के मामले बहुत ज्यादा हैं। 2016 से 2021 के बीच में दुनिया भर के करीब 2,73,000 से ज्यादा बार कोई प्लेन किसी पक्षी से टकराया था। ये टक्कर कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका उदाहरण हमें साउथ कोरिया में मिल गया। लेकिन जब पक्षी टकराता है तो प्लेन पर कैसा असर पड़ता है, आइए जानते हैं। अगर वो एयरफ्रेम से यानी जहाज की बॉडी से टकराता है तो जहाज की बॉडी डेंट हो जाती है, कई बार उसमें छेद हो जाता है। जब वो बड़ा सा पक्षी जहाज के इंजन के अंदर चला जाए, ऐसा होने पर इंजन के अंदर जो कंप्रेसर ब्लेड्स हैं, रोटर ब्लेड्स हैं, वो क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। पक्षियों की टक्कर के बावजूद प्लेन को बचाना एक जटिल और धैर्य वाला काम है। अगर पायलट प्लेन को नहीं बचा पाता तब ऐसे ही हादसे होते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।